नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 का खंड ख में रीतिकाल की प्रवृत्तियां। ये बहुत ही आवश्यक है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां का अर्थ क्या है? विशेषताएं। क्या क्या इसमें क्या विशेषताएं थी, क्यों रीतिकाल कहा गया, इसकी विशेषताएं बताइए, या प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, या रीतिकाल की प्रवृत्तियां बताइए। यही कई बार प्रश्न आ चुका है। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। रीतिकालीन काव्य। हिंदी साहित्य का इतिहास कब से कब तक बताया है? 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक है। ईस्वी में 1643 से 1843 तक है। 1 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। तक का कालखंड को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह काव्य पूरी तरह काव्य परंपरा यानी कि काव्य शास्त्रीय लक्षणों से बंधा हुआ है। काव्य शास्त्रीय क्या है? जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनके अनुसार इनकी रचना की गई है। इन्होंने इस साहित्य की रचना के लिए तत्कालिक राजतंत्र और सामंतवाद की प्रधानता भी उत्तरदायी है, क्योंकि वहां सामंतवाद अपने पास बहुत से राजकवियों को रखते थे। वहां के जो दरबार में उन्होंने काम करना पड़ता था, वे उनको कविता पढ़ के उनकी प्रशंसा करते थे, उनके लिए सुनाते थे उनके राजतंत्र में। इस काल में 3 प्रकार, यह काल कितने भागों में बांटा है? 3, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस काल में 3 प्रकार के कवि हैं। रीतिबद्ध, जो लक्षण उदाहरणों को अनुसार काव्य रचना करते थे। रीति सिद्ध कौन थे? जिन्होंने लक्षणों और उदाहरणों की जानकारी होते हुए भी अपनी इच्छा अनुसार काव्य रचना की है। और रीति मुक्त, जो लक्षण ग्रंथों से मुक्त, अपने मुक्त हृदय से रचना की है, वे कवि हैं। चिंतामणि को इस काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता। प्रवर्तक माने पहला कवि माना जाता है। इस काव्य में व्यापक अध्ययन के पश्चात हमारे सामने निम्नलिखित विशेषताएं आती है। जो पहली है, रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथों का निर्माण हिंदी साहित्य में पहली बार हुआ है। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस काल के दौरान इससे पहले कभी भी रस, छंद, अलंकारों का विवेचन नहीं हुआ था। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, और कवियों ने इन ग्रंथों में नायक नायिका का भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का चित्रण संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करते हुए किया है। यानी जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनमें रस, छंद, अलंकारों का वर्णन किया गया है, परंतु हिंदी में कुछ भी वर्णन नहीं था। तो इन रीति कवियों ने सबसे पहले क्या, भाई 4 प्रकार के नायक होते हैं, 4 प्रकार की नायिका होती है, और उनके भेद बताए हैं। और छंद, कितने प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, रस कितने होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं, इनका हिंदी में वर्णन किया गया है। इसीलिए लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करते हुए, संस्कृत के ग्रंथों का अनुसरण करते हुए हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे गए। अब दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगार वर्णन। रीतिकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन। इस काल के कवियों ने भक्तिकालीन कृष्ण और राधा के काव्य से प्रेरणा लेकर समय सामयिक परिवेश से अनुप्रमाणित हो श्रृंगार वर्णन किया है। यानी कि जो राधा कृष्ण की भक्तिकालीन नायक नायिका को लेकर के, और जो राजाओं के दरबार में अनुप्रमाणित, यानी कि उनको श्रृंगार के नायक नायिका के रूप में वर्णन किया है। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का चित्रण किया है। जैसे एक संयोग का है, ये राधा कहती है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनु हसे देन कहे नटी जाए। तो ये श्रृंगार वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही संयोग और वियोग के अंतर्गत उन्होंने भाव और अनुभाव, यानी भाव और अनुभाव, जो भाव का अनुभव कराए उन्हें अनुभाव का चित्रण किया है। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का वर्णन भी किया है।
वियोग श्रृंगार जैसे किसका था, उसका बिहारी ने आपने पिछले बीए फर्स्ट में पढ़ा था। इत आवती चली जाती उत चली 6 सातक हाथ, चट इंडोर सी रहे लगी उसावन साथ। यहाँ उसका वियोग में कहने का अर्थ है कि वियोग में एक नायिका इतनी कमजोर हो गई है कि इंडोले की तरह 6 हाथ आगे जाती है और 6 हाथ पीछे चली जाती है। परंतु इनकी सफलता संयोग वर्णन में अधिक मिली है, क्योंकि वियोग वर्णन तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि कोई आदमी सांस छोड़ते समय 6 हाथ थोड़ी पीछे चला जाता है। गणानंद का भी वियोग वर्णन उत्कृष्ट है। अगला है अलंकार वर्णन। अलंकार वर्णन इस काल के कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, प्रमुख विशेषता रही है। कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार करने की ये संस्कृत काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों के लक्षण का सहारा लेकर, यानी कवियों ने चमत्कार पैदा करने के लिए अपनी कविताओं में संस्कृत के काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों का सहारा लिया है। वे हैं अर्थालंकार और शब्दालंकार के बेहतरीन उदाहरण जुटाए हैं, जैसे सलेश, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, प्रतीत, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विशोक्ति, विभावना इनके प्रिय अलंकार रहे। अलंकारों के बारे में भूषण केशव ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। यानी कोई भी स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, परंतु आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं लगती। अगला है वीर काव्य का निर्माण। वीर काव्य क्या होता है? वीरता का वर्णन। ऐसा नहीं कि इस काल में कवियों ने केवल रीति ग्रंथों का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने वीरता का भी वर्णन किया है। इस काल में औरंगजेब के कुशासन से निजात माने छुटकारा पाने के लिए गुरु गोविंद सिंह और कविवर भूषण उठ खड़े हुए थे। जो भूषण था उन्होंने शिवाजी नहीं था, 70 साल शिवाजी, उसका वर्णन किया है। और गोविंद ने भी, गुरु गोविंद था, उन्होंने भी इसके खिलाफ लड़े और उन्होंने काव्य रचना वीरता का वर्णन किया है। उन्होंने प्रचुर मात्रा में वीर रस के काव्य की रचना की है। इनके वीर रस के ग्रंथों में जो भूषण के हुए 70 साल दशक है, दूसरा शिवा बावनी है, इसके अलावा लाल, सुदन, जोधराज, चंद्रशेखर आदि कवियों ने भी ओजस्वी माने वीरता पूर्वक वाणी से इस काल के साहित्य को समृद्ध किया है, वीरता के काव्य का वर्णन किया है। अगला है भक्ति और नीति काव्य। भक्ति नीति क्या होती है? रीति काल में श्रृंगार प्रधान रचनाओं के बीच अनेक कवियों ने भक्ति और नीति काव्य की भी रचना की है। जो बिहारी थे हमारे, वे भक्ति भी करते थे और नीति के भी काव्य लिखते थे। जैसे उनकी थी, नर की अरु नील की गति एक करी जोए, जो दो नीचे होए तो ऊंचा होए। यानी नल की और आदमी की एक ही गति है, जो झुक चलेगा उतना ही नल तो ज्यादा पानी देगा और आदमी को उतना ही सम्मान मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। भक्ति की इस काल खंड में अखंड रूप से प्रभावित होती है। इस काल में प्राय सभी कवियों ने भक्ति से संबंधित काव्य भी लिखा। जैसे बिहारी का ये कि दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो जुड़े श्याम रंग त्यों उज्जवल होए। यानी कि अपना चित्त में जो जो भक्ति में बढ़ेगा तो भगवान की भक्ति उज्जवल होएगी, ये कहना चाह रहा है। यही नहीं, इस काल में नीति से संबंधित काव्य की भी काफी लिखा गया है। नीति से संबंधित जो नल की अरुण नील की गति, रीति काल के अलंकारित शैली के आधार पर रचित रीति की सूक्तियों के विषय में विविधता और प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। यानी कि जो नीति क्या होती है, रीति अलग होती है, नीति अलग हो रहा है। नीति माने नैतिक शिक्षा, जिससे हमारे को ज्ञान मिले, हम अच्छे काम करें। इसीलिए जैसे नर की अरु नील की गति एक हुई, जैसे आदमी झुक कर चलेगा तो उसको सम्मान मिलेगा, और जो अकड़ेगा उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अगला है नारी चित्रण। इस रीति काल में नारी का व्यापक चित्रण हुआ है। राजश्रित रीतिकालीन कवियों के सामने नारी का केवल एक ही रूप रहा है, वह कौन सा था? विलासिनी। यानी कि स्त्री को उन्होंने भोग्य के रूप में वर्णन किया है, अथवा प्रेमिका का।
इन कवियों ने उसे भोग्या बना करके उसके अंग प्रत्यंगों के समगर माने संपूर्ण सौंदर्य और लीला विलास का ही चित्रण किया। जो अपने दरबार में कवि रहते थे, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए स्त्री के अंग और प्रत्यंगों के सौंदर्य और उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे। वे सदा उनके शारीरिक सौंदर्य का ही चित्रण करते थे, उनकी आत्मा के सौंदर्य तक नहीं पहुंच सके। इनका ध्यान नारी जीवन के लिए सामाजिक महत्व, उनके माँ बहन बेटी रूप का कभी नहीं आया। जो ये कवि थे, इन्होंने माँ बहन बेटी के रूप में कभी भी उनका वर्णन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने विलासिनी और प्रेमिका और भोग्या के और उनके स्त्री के अंगों का ही वर्णन किया गया है रीति काल में। और अगला है आश्रयदाताओं का यशोगान। आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल में प्राय सभी कवि राजश्रित थे, यानी कोई भी अकेला कवि नहीं था, सभी दरबारों में रहते थे, वहां उनकी आजीविका चलती थी, उनको रुपये मिलते थे, तभी वे कविता सुनाते थे। उन्होंने अपने राजाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी वीरता, श्रृंगारिकता, दानवीरता, धर्मवीरता के संदर्भ में अतिशयोक्ति पूर्वक काव्य की रचना की। यानी अपने राजाओं का गुणगान करते, उनकी वीरता का, दानशीलता का, श्रृंगारिकता, तभी तो एक राजा प्रसन्न होते, तभी तो उसको धन देता और अपने दरबार में रखता। कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं है, यानी कि कोई भी कवि राज्याश्रय से मुक्त नहीं था, सभी दरबारी कवि थे। काव्य का रूप, जो काव्य रचना की गई उसका कैसा रूप था, प्रबंध था या मुक्तक था? काव्य रूप की दृष्टि से इस काल में मुक्तक काव्य की रचना अधिक हुई है। तत्कालीन दरबारों के उत्तेजक और वासनामय वातावरण में लंबे लंबे प्रबंध काव्य को सुनने का किसी के पास समय नहीं था। सिर्फ क्या थी? मुक्तक कविताएं, कभी विलास की, कभी भोग की, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, उन्हें मुक्तक काव्य कहते हैं। तो इस होड़ भरे वातावरण में मुक्तक से अच्छा कोई काव्य रूप नहीं था। हालांकि इस काल में कुछ प्रबंध काव्य भी रचे गए। प्रबंध क्या होते हैं? उनको अध्ययनवार, यानी कि पाठों में सरग वाइज पाठों में बांट कर उसका वर्णन किया जाए। जैसे रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड हैं, उसी प्रकार उसका वर्णन किया गया है। परंतु मुक्तक क्या है? कोई लाइन कहीं से शुरू कर दे, कोई लाइन, कोई पंक्ति कहीं से कह दे, उनको मुक्तक काव्य कहते हैं। वे मुक्तक काव्य का सागर के सामने एक छोटे से तालाब का ही आभास देते हैं। और अगला है इनका प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति के अधिकांश उद्दीपन क्या है? तुमने भी फर्स्ट में पढ़ा है, रस। उद्दीपन क्या है? हमारे को उत्तेजना देता, हमारी भावना को बढ़ाता है, उत्तेजना में ही चित्रित किया है। प्रकृति मानव मनोभावों को उद्दीपित करने वाली सहायिका के रूप में अधिक चित्रित किया है। प्रकृति का आलम्बन क्या है? किसी विषय पर, ऋतु पर बनाना, या वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का विषय पर कविता लिखना, उसका इन्होंने चित्रण नहीं किया। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण करने का इनका दरबारी कवियों के पास समय ही नहीं था। वैसे इस काल की प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण किया गया। मानवीकरण जैसे पवन क्या है? मानव मनादि थी, उसी प्रकार इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सेनापति और गवाल का आलम्बन प्रकृति चित्रण भी दर्शनीय है। एक सेनापति कवि था और दूसरा गवाल कवि है। इन्होंने क्या है? प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया। अगला है भाषा शैली। भाषा शैली क्या होती है? इसकी भाषा क्या थी? रीतिकाल की ब्रज भाषा का वर्णन किया गया। रीतिकाल में ब्रज भाषा का उत्कर्ष काल है, यानी ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। कवियों ने काव्य के द्वारा इस काल में ब्रज भाषा का परिमार्जन किया है। इस काल में भाषा संस्कृत, प्राकृत, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी फारसी के शब्द भी देखे जा सकते हैं। भाषा अपने माधुर्य, अलंकृत, ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सुकुमारता, कोमल, कांत, पदावली, मुहावरे आदि कहावतों का सुंदर प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। छंदों की दृष्टि से इस काल में दोहा, सोरठा और कवित सवयों छंदों का प्रयोग किया। जैसे घनानंद में क्या है? सवयों का प्रयोग किया। अतः विवेचन से हम कह सकते हैं बेशक इस काव्य में
भाव भी हैं, परंतु कला पक्ष का प्रयोग उतना ही